जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरबीएससी मेवाड़ क्लासेज में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 6 विभिन्न परिवेशों में मानव जीवन। तो दोस्तों शुरू करते हैं। पिछले अध्याय में आपने पढ़ा कि पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों में भौतिक पर्यावरण एवं जीवन अलग अलग पाए जाते हैं। इसीलिए क्षेत्र के निवासियों एवं वहाँ के भौतिक पर्यावरण के बीच होने वाली क्रिया प्रतिक्रिया भी अलग अलग होती हैं। आइए हम अध्याय 6 एवं 7 में भिन्न भिन्न भौतिक पर्यावरणीय एवं मानवीय गतिविधियों को समझने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम हम मरुस्थलीय परिवेश में मानव की गतिविधियों को समझते हैं। हम विश्व में पाए जाने वाले मरुस्थल को सामान्य दो वर्गों में रख सकते हैं, गर्म एवं ठंडे मरुस्थल। आइए हम पहले इनमें अंतर समझते हैं। गर्म मरुस्थल, ठंडे मरुस्थल। ये मध्य अक्षांशों में पाए जाते हैं। ये उच्च अक्षांशों में एवं ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इनमें धरातलीय रेतीला एवं पथरीला होता है। इनमें धरातलीय बर्फीला होता है। इनमें अत्यधिक कम वर्षा होती है। इनमें वर्षा बर्फबारी के रूप में होती है। इनमें कृषि कम की जाती है, लेकिन सिंचाई के साधनों द्वारा विकास कर कृषि की जाती है। इनमें कृषि की संभावना अत्यधिक कम है, लेकिन वर्तमान में ग्रीन हाउस बनाकर कृषि की जा सकती है। सहारा का मरुस्थल, अरब मरुस्थल, ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल, थार का मरुस्थल आदि इनके प्रमुख उदाहरण हैं। इसमें गोबी का मरुस्थल, पेटागोनिया का मरुस्थल, ग्रीनलैंड, अंटार्कटिका, तिब्बत एवं लद्दाख आदि ठंडे मरुस्थल के उदाहरण हैं। दोस्तों चित्र में आप देख सकते हैं, ये रेगिस्तानी मरुस्थल, ये पथरीला और ये बर्फीला मरुस्थल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। विश्व में कई गर्म मरुस्थल हैं। पृष्ठ संख्या 47 पर दिए गए मानचित्र के चित्र को पुनः देखिए। एक गर्म मरुस्थल हमारे राज्य के पश्चिम भाग में भी स्थित है, जिसे हम थार का मरुस्थल कहते हैं। आगे हम इस मरुस्थल के निवासियों की सामान्य जीवन दशाओं का अध्ययन करेंगे। गर्म मरुस्थल में मानव जीवन। राजस्थान के अरावली पर्वत के पश्चिम में मरुस्थल हैं, जो पंजाब एवं हरियाणा के दक्षिण भागों से गुजरात की कच्छ तक फैला हुआ है। इसे थार का मरुस्थल कहा जाता है। इसका अधिकांश हिस्सा राजस्थान में स्थित है। पश्चिम में इसका विस्तार पाकिस्तान तक है। भौतिक दशाएं। संपूर्ण प्रदेश रेतीला मैदान है, जिसमें यंत्र तंत्र रेतीले टीले मिलते हैं, जिन्हें बालू का स्तूप कहा जाता है। इनके पूर्वी भाग में अरावली की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। थार के इस गर्म मरुस्थल की जलवायु बहुत शुष्क है और मुख्यतः ग्रीष्म ऋतु में रेत की आंधियाँ भी चलती हैं। दिन में तापमान बहुत बढ़ जाता है, वहीं रात होते हुए तापमान बहुत कम हो जाता है। इस प्रकार इस क्षेत्र में वर्षा बहुत ही कम होती है, जो वर्षा ऋतु में मानसूनी पवनों द्वारा होती है। वर्षा की प्रकृति अनिश्चित और अनियमित होती है। अधिक तापमान के कारण इस क्षेत्र में वाष्पीकरण अधिक होता है। अनिश्चित वर्षा होने से कभी कभी भयंकर बाढ़ें भी आ जाती हैं। सन 2006 में बाड़मेर जिले के कवास में, सन 2015 में जालौर जिले में वर्षा ऋतु के दौरान आई बाढ़ इसके प्रमुख उदाहरण हैं। कम वर्षा के कारण यहाँ अक्सर अकाल की स्थिति रहती है। भूमिगत जल अधिक गहराई पर मिलता है, जो अधिकांश खारा होता है, लेकिन जैसलमेर जिले की लाठी सीरी क्षेत्र में मीठा भूमिगत जल उपलब्ध है। वनस्पति। वर्षा की कमी के कारण यहाँ वनस्पति अधिक नहीं पाई जाती हैं। यहाँ अधिकतर छोटे कांठीले वृक्ष और झाड़ियाँ पाई जाती हैं। इनकी पत्तियाँ मोटी और छोटी होती हैं
तथा जड़ें लंबी और वृक्षों के तनों पर कांटे होते हैं। बबूल, खेजड़ी, रोहिड़ा आदि इस क्षेत्र के प्रमुख वृक्ष हैं। मरुस्थलीय वनस्पति। भारत में थार एवं लद्दाख की स्थिति। आर्थिक क्रियाएं। यहाँ खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, लिग्नाइट, जिप्सम, संगमरमर, इमारती पत्थर, नमक आदि कई प्रमुख महत्वपूर्ण खनिज पाए जाते हैं। बाड़मेर जिले से खनिज तेल का उत्पादन किया जाता है। यहाँ खनिज तेल के शोधन के लिए एक शोधनशाला भी प्रस्तावित की गई है। आगे बढ़ते हैं। शोधनशाला पर आधारित कई प्रकार के उद्योगों के विकास की संभावना यहाँ पर है। जलभाव के कारण यहाँ आजीविका के ज़्यादा स्रोत उपलब्ध नहीं हैं। यहाँ के लोगों की आजीविका अधिकांश पशुपालन, कृषि, मजदूरी, हस्तशिल्प आदि पर निर्भर है। खेती ज़्यादा संभव नहीं है। केवल कुछ ही महीनों के लिए कृषि कर सकते हैं, जो पूर्णतः वर्षा पर निर्भर रहती हैं। मकानों में वर्षा के जल संग्रहण की व्यवस्था की जाती है। कम पानी की आवश्यकता वाली ज्वार, बाजरा, मोठ, मूंग प्रमुख फसलें हैं। इंदिरा गांधी नहर के विकास के बाद क्षेत्र में सिंचाई की वृद्धि के कारण अब कई महत्वपूर्ण फसलों का उत्पादन और पेयजल उपलब्ध होने लगा है। पशुधन। यहाँ भेड़, बकरियाँ, गाय, ऊँट आदि पाले जाते हैं, जिनसे दूध, दही, घी, मांस आदि प्राप्त किया जाता है। पशुचारण का कार्य प्रमुख रूप से किया जाता है। क्षेत्र में लगने वाले पशु मेले में लोग अपने पशुओं को बेचने या खरीदने जाते हैं। उद्योग। आर्थिक दृष्टि से यहाँ के क्षेत्र अल्प विकसित हैं। सूती, ऊनी वस्त्र निर्माण, भेड़, बकरियां और ऊँटों के बालों से कालीन, कंबल आदि बनाए जाते हैं। हथकरघा, हाथी दांत से वस्तुओं का निर्माण, संगमरमर की मूर्तियां, चमड़े की वस्तुएं, नमकीन जैसे खाद्य पदार्थ आदि बनाए जाते हैं। यहाँ रंगाई, छपाई आदि से संबंधित कई छोटे छोटे उद्योग धंधे हैं। परिवहन। इस क्षेत्र में बस और रेल यातायात की सुविधा उपलब्ध है। इस क्षेत्र के संचार साधनों का भी वर्तमान में विकास हुआ है। यहाँ जोधपुर में वायु परिवहन की सुविधा भी है। जनसंख्या। इस प्रदेश में जनसंख्या का घनत्व राज्य में सबसे कम है। जल के अभाव के कारण जनसंख्या छोटे छोटे गांवों में जल स्रोतों के निकट अधिक पाई जाती है। नहरों के विकास से सिंचित क्षेत्रों में जल घनत्व तेजी से बढ़ रहा है। भौगोलिक दशाएं अधिक प्रतिकूल नहीं होने के कारण विश्व के सभी स्थलों की तुलना में इस मरुस्थल में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। शीत मरुस्थल में मानव जीवन। आइए गर्म मरुस्थल के बाद अब हम ठंडे मरुस्थल का अध्ययन करेंगे। भारत के सुदूर उत्तर में स्थित जम्मू और कश्मीर राज्य के उत्तर पूर्व में स्थित शीत मरुस्थल लद्दाख, यह तिब्बत के पठार का ही एक भाग है। यह लद्दाख लेह और काराकोरम पर्वत श्रेणियां हैं। थार के मरुस्थल में पशुचारण। थार के मरुस्थल का एक दृश्य। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भौतिक दशाएं। यह प्रदेश अधिक ऊंचाई पर होने से शीत में तापमान हिमांक बिंदु से भी नीचे पहुंच जाता है। अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ हिमनद पाए जाते हैं, जिनमें कई नदियों का जन्म होता है। वर्षा के अधिकांश समय में यहाँ बर्फ जमी रहती है। लद्दाख ऊंचे ऊंचे पर्वतों के बीच फैला बर्फ का एक मैदान है, जहाँ बर्फबारी अधिक होती है। वर्ष भर लोग अपने जीवन कड़ाके की ठंड में व्यतीत करते हैं। वनस्पति। लद्दाख में शीत कटिबंध झाड़ियों का आधिपत्य पाया जाता है। यहाँ की घाटियों में सफेदा, वेद के वृक्ष अधिक मिलते हैं। इनका उपयोग ईंधन और मकान बनाने में किया जाता है। कुछ क्षेत्रों में सेव, खुबानी, अखरोट के वृक्ष भी बहुतायत में पाए जाते हैं। आर्थिक क्रियाएं। यहाँ विषम परिस्थिति आजीविका के ज़्यादा अवसर नहीं देती। लद्दाख में भौगोलिक परिस्थितियाँ
इतनी कठोर है कि यहाँ पर लोग छोटे छोटे संकुलों में रहते हैं। खेती होती है पर छोटे छोटे खेत हैं। ठंडी जलवायु के कारण यहाँ वर्ष पर्यंत कृषि नहीं होती। कृषि केवल गर्मी की ऋतु में होती है। यहाँ मुख्यतः जीवन निर्वाह कृषि की जाती है। कुछ लोग ज़्यादा उपज को कारगिल के व्यापारियों को जानवरों के बदले बेच देते हैं। वे लोग प्रकृति के साथ एक घनिष्ठ संबंध बनाकर जीते हैं। लोग यहाँ मुद्रा के बजाय वस्तुओं का लेन देन अधिक करते हैं। पशुधन, लद्दाख में पशुओं की संख्या अधिक है। इन पशुओं में भेड़, बकरियाँ, याक, घोड़े, जोमो, गाय तथा याक के मिश्रित रूप हैं आदि प्रमुख। भेड़ बकरियों से ऊन, मांस आदि मिलते हैं। अन्य पशु बोझा ढोने के काम आते हैं। गर्मियों में भेड़ बकरियों को लेकर ऊंचे चरागाह में चले जाते हैं। वहीं सर्दी में जब ऊंचाई पर ठंड बढ़ जाती है तो निचले भागों की तरफ लौट आते हैं। याक, भेड़। लद्दाख में पशु चारण। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जानवरों के साथ मौसमी परिवर्तन के अनुसार होने वाले पलायन को मौसम ऋतु प्रवास कहा जाता है। महिलाएं भेड़ बकरियों की ऊन से वस्त्र बनाती हैं। क्या आप जानते हैं ऋतु प्रवास हिमालय के पहाड़ों में रहने वाली कई जातियां, गढ़वाल कुमाऊं में, भोटिया कश्मीर में, बकरवाल जम्मू हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भैंसों को चराने वाले गुज्जर, दक्षिण पूर्वी लद्दाख चोंगपा, उत्तरी सिक्किम में भूटिया, अरुणाचल प्रदेश में मोनपा जनजाति इत्यादि है जो अपने पशुओं के संग मौसमी ऋतु प्रवास करती हैं। उद्योग, लद्दाख जल और विद्युत शक्ति के साधनों से भरपूर हैं। श्योक, सिंधु, वाका, छू, द्रास, जास्कर जैसी बड़ी नदियां हैं जिनका उपयोग विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। लद्दाख का कुछ नमकीन झीलों से नमक प्राप्त किया जाता है। पहाड़ी भागों में भेड़ों से ऊन, बालदार खालों से टोपियाँ बनाई जाती हैं। यहाँ नमदे, लोइयाँ, अम्बल, कंबल और अन्य दूसरी वस्तुओं के कुटीर उद्योग संचालित हैं। परिवहन, इन क्षेत्रों में कई दरें स्थित हैं। कश्मीर और काराकोरम के बीच व्यापारिक मार्ग काराकोरम दरों से होकर जाता है। यहाँ आवागमन की सुविधा बहुत कम है। केवल पगडंडियाँ कच्ची सड़कों द्वारा ही आना जाना होता है। पशु बोझा ढोने एवं आवागमन के काम आते हैं। पक्की सड़कें बहुत कम हैं। जनसंख्या, लद्दाख के छोटे पर्वतों की घाटियाँ में छोटे छोटे गांवों में रहते हैं। घाटियों में हर जगह घर नहीं है, बस कुछ कुछ उपजाऊ भूखंडों पर ही पत्थर और गारे की ईंटों से बने घर हैं जिन्हें स्थानीय भाषा में खंगपा कहा जाता है। घरों की सपाट छतों का उपयोग पशुओं के लिए चारा जमाने के लिए किया जाता है। लद्दाख के निवासी भारत, ईरान और भारत मंगोल प्रजाति के माने जाते हैं। इस क्षेत्र में साल भर लोग सामान्य गर्म कपड़े पहनते हैं। सर्दियों में इन क्षेत्रों में नदी नाले जम जाते हैं और लोगों के लिए आने जाने वाले रास्ते बन जाते हैं। साथ ही शरीर को गर्म रखने के लिए छंग नामक एक देसी पेय का उपयोग करते हैं। दुनिया से अलग थलग सुदूरवर्ती इलाकों में रहने वाले सभी लोग जनजाति की श्रेणी में आते हैं। शरीर को गर्म रखने के लिए छंग नामक एक देसी पेय का उपयोग करते हैं ये लोग। दोस्तों आगे शब्दावली देखते हैं। बालूका स्तूप, गर्म मरुस्थल में स्थित रेत के टीले। हिमानी, पहाड़ी पर स्थित बर्फ की अथाह राशि। दरा, दो पहाड़ों के मध्य तंग रास्ता। निर्वाह कृषि, किसानों द्वारा जीवन यापन के लिए की गई कृषि। तो दोस्तों ये था हमारा अध्याय। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले नए अध्याय के साथ।